फाइनली इस डकैत को पकड़ने के लिए जयललिता ने एक एसटीएफ बनाई, यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स। जिंदा या मुर्दा कैसे भी करके इस डकैत को पकड़ना है। ये लाल चंदन की लकड़ी में ऐसा क्या है कि उसकी इतनी ज्यादा स्मगलिंग होती है और सब के सब हद मार के उसके पीछे पड़े हुए हैं। ये विजय कुमार साल 1985 से 1990 के बीच देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी का हिस्सा रह चुके थे। धोखाधड़ी से इस डकैत ने पी श्रीनिवास का सर धड़ से अलग करके उनकी हत्या कर दी और उसके बाद भी इसका दिल नहीं भरा। फिर इसने अपने गैंग मेंबर्स के साथ मिलकर ये किया कि इस डकैत की गैंग के एक मेन गुर्गे को साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके अपनी तरफ कर लिया और उसे अपना इन्फॉर्मेंट बना लिया। दूसरा जो बड़ा एडवांटेज इस बंदे के पास था वो था जनता का साथ। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। बात आज से 72 साल पहले की है। 18 जनवरी 1952 में कर्नाटका में गोपीनाथम नाम के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। मैप में ध्यान से देखो, ये कर्नाटका है, ये तमिलनाडु है और इन दोनों के बॉर्डर पर ही है ये गोपीनाथम विलेज। इस बच्चे का जन्म एक गरीब घर में हुआ था, एक ऐसा परिवार जो खेती और पशुपालन से अपना गुजारा करता था। इस बच्चे का पूरा बचपन गोपीनाथम गाँव के आसपास मौजूद घने जंगलों में बीत रहा था। जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता गया वैसे वैसे इसको जंगलों की गहरी समझ होती गई और हथियार यूज करना, बंदूकें चलाना, हंटिंग करना यानी कि जानवरों का शिकार करना इसका शौक सा बनता गया। बड़े होने के बाद इस बच्चे ने रेड सैंडलवुड यानी कि लाल चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग करनी शुरू कर दी। सिर्फ इतना ही नहीं, यह बंदा गैर कानूनी शिकार भी किया करता था और उससे भी पैसा कमाया करता था। इसने सिर्फ कुछ समय के अंदर ही 2000 से ज्यादा हाथियों को मारकर उनके दांतों को ब्लैक मार्केट में बेचकर करोड़ों रुपए कमा लिए। सिर्फ पोचिंग से ही नहीं, इसने जापान और चाइना जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स में लाल चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग करके करोड़ों रुपए वहां से भी बना लिए। इन शॉर्ट, जिस बंदे ने इलीगल धंधों की शुरुआत अपने गाँव के आसपास के इलाकों के जंगलों से की थी, उसका इन्फ्लुएंस साल 1900 आते आते कई गुना तक बढ़ चुका था। कहा जाता है कि यह बंदा उन जंगलों में सरवाइव करने के लिए इतना फिट और परफेक्ट था कि सिर्फ आवाज सुनकर ही बता देता था कि कौन सा जानवर आ रहा है और कितनी दूरी पर है। इन शॉर्ट, ये जंगलों की रग रग से वाकिफ था। अब ऑब्वियस ही बात है कि कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के जंगलों में इतना कुछ चल रहा था तो पुलिस तो शांति से बैठी होगी नहीं। पुलिस भी अपने हाथ पैर फेंक रही थी। पर मुद्दे की बात यह है कि पुलिस इस बंदे का बाल भी बांका नहीं कर पा रही थी। पूरे 30 सालों तक इसको बुरी तरह से ढूंढने के बाद भी पुलिस इस बंदे को नहीं पकड़ पाई। सबसे पहला एडवांटेज इस बंदे को यह था, चूंकि ये तीनों स्टेट के बॉर्डर्स के जंगलों में से ही ऑपरेट कर रहा था, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भाग जाता था और पुलिस अपने ज्यूरिसडिक्शन की वजह से या फिर एरिया रिस्ट्रिक्शन की वजह से बंद जाती थी। दूसरा जो बड़ा एडवांटेज इस बंदे के पास था वो था जनता का साथ। इन जंगलों के जिन गांवों में से ये ऑपरेट करता था, उन गांवों की पब्लिक इसको रॉबिन हुड मानती थी। बेरोजगार लोगों को इसने रोजगार दिया था। जो लोग भुखमरी से मर रहे थे उनको ये बंदा अपनी गैंग में शामिल करके लाल चंदन की लकड़ी का वुड कटिंग का काम देता और बदले में पैसे देता। इस बंदे के लिए इन गांवों के लोग इन्फॉर्मेंट्स का काम करते थे। जब पुलिस वाले इस बंदे को पकड़ने का कोई भी प्लान बनाते तो गांव वाले पहले ही इस बंदे को इन्फॉर्म कर देते थे, जिसकी वजह से पुलिस के सारे प्लान्स फेल हो रहे थे। जैसे जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर्स और पुलिस वालों ने इस बंदे को ज्यादा से ज्यादा टारगेट करना शुरू किया, वैसे वैसे ये बंदा एक नॉर्मल स्मगलर से खतरनाक डकैत बनने की राह पर चल पड़ा। एज अ रिजल्ट, आने वाले इन 5 सालों में 1984, 1991, 1993, 2000 और 2002 में इस बंदे ने अपनी दहशत जमाने के लिए ऐसे ऐसे क्राइम्स कर दिए कि एक बार के लिए तो पुलिस को विश्वास ही नहीं हुआ, वो अलग, और ऊपर से पुलिस ने इसके सिर पर जिंदा या मुर्दा पकड़वाने पर 4 करोड़ का इनाम रख दिया, वो अलग। 1984 में इसने एक डिनर ऑर्गेनाइज किया। असल में ये हाल फिलहाल ही 32 साल का हुआ था। ये उस माइंडसेट का आदमी था कि मुझे किसी के अंडर काम करना ही नहीं है। अपने आप को सभी लोकल गुंडों से ऊपर उठाने के लिए इसने एक हथकंडा अपनाया। एक दिन जंगल में इसने डिनर ऑर्गेनाइज किया और उस एरिया के सभी लोकल डकैतों को ये बोलते हुए इन्वाइट किया कि सिर्फ एक दावत पर तुम सबको बुला रहा हूं, कोई भी हथियार नहीं होगा, तुम्हारा भी और मेरा भी। मैक्सिमम लोकल डकैतों ने ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और उस रात सबका बढ़िया खाना पीना हो जाता है। डिनर के बाद ये बंदा सभी डकैतों को एक मीठी सुपारी देता है और ये मीठी सुपारी देना ही इसके खुद के गैंग मेंबर्स के लिए एक ग्रीन सिग्नल था कि अब सब पर हमला कर दो और सबको निपटा दो। इस तरीके से इस बंदे ने वहां के सारे लोकल गुंडे खत्म करके 1984 में अपने आप को एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। फिर साल 1991 में पी श्रीनिवास नाम के एक पुलिस वाले को इसने खुली चुनौती दी कि मैं तुझे बिना हथियारों के जंगल में इस जगह इस समय पर मिलूंगा, अगर तुझमें दम है तो आके मुझे पकड़ ले और अरेस्ट करके जेल में डाल दे। श्री पी श्रीनिवास, वो पुलिस ऑफिसर जिन्हें कीर्ति चक्र भी मिल चुका है, उन्होंने इसका चैलेंज एक्सेप्ट किया और जंगल में चले गए। धोखाधड़ी से इस डकैत ने पी श्रीनिवास का सर धड़ से अलग करके उनकी हत्या कर दी और उसके बाद भी इसका दिल नहीं भरा। फिर इसने अपने गैंग मेंबर्स के साथ मिलकर ये किया। फिर साल 1993 में इसने 2 मेजर क्राइम्स
क्राइम्स किए। सबसे पहला वाला तो ये कि अप्रैल 1993 में एक पुलिस ऑफिसर रैम्बो गोपाल कृष्णन को ओपन चैलेंज दिया कि मैं इस दिन इतने बजे इस जगह पर तुम्हें मिलूंगा, अगर हिम्मत रखते हो तो मुझे आकर अरेस्ट कर लो। अब चूंकि इस डकैत ने सोसाइटी को पहले ही इतना नुकसान पहुंचा दिया था कि पुलिस एट अ टाइम इसे अरेस्ट या इसका एनकाउंटर करने के लिए रेडी ही बैठी रहती थी। रैम्बो गोपाल कृष्णन ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपने साथ 22 पुलिस वालों को लेकर वो इस डकैत की बताई हुई लोकेशन पर जाने लगे। लोकेशन को समझो, ये है पालर ब्रिज, जो कावेरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी पालर रिवर के ऊपर बना हुआ है। ये आगे जो वैन चल रही है इसमें 22 पुलिस वाले मौजूद थे और पीछे इस पुलिस की जीप में रैम्बो गोपाल कृष्णन अपने 2 साथियों के साथ आगे बढ़ रहे थे। अब तक आपकी नजर अगर ना पड़ी हो तो यहाँ नोटिस करो कि ये डकैत और उसके साथी यहीं छुपे हुए थे। जो लोकेशन इन्होंने रैम्बो गोपाल कृष्णन को दी थी वहां तो ये थे भी नहीं। खैर, इधर इन्होंने लैंडमाइन लगा रखी थी और जैसे ही पुलिस की वैन ब्रिज पर चढ़ने ही वाली थी वैसे ही ब्लास्ट कर दिया। ये ब्लास्ट पालर ब्लास्ट नाम से जाना जाता है। पीछे जीप में बैठे हुए रैम्बो गोपाल कृष्णन भी इस ब्लास्ट की वजह से सीरियसली पैरालाइज हो गए थे। ये साल 1993 का पहला कांड था। अगर बात की जाए दूसरे कांड की तो इसके एरिया के जंगल के एक गांव में 2 नवंबर 1993 को इसे 8 चरवाहों पर शक हो जाता है कि वो लोग पुलिस वालों के इन्फॉर्मेंट्स हैं। शॉकिंगली इस डकैत ने उन 8 के 8 को वहीं मरवा दिया। फिर दोबारा साल 2000 में इसने कुछ अनबिलीवेबल कांड किया। इनको तो आप जानते ही हो, मिस्टर पुनीत राजकुमार, फेमस कन्नड़ा सिनेमा एक्टर जिनकी अभी 3 साल पहले ही हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इन्हीं के फादर लेजेंडरी कन्नड़ा एक्टर डॉक्टर राजकुमार को भी इस डकैत ने उनके घर में घुसकर किडनैप कर लिया था और जंगल में ले गया था। असल में उस रात खतरनाक बारिश हो रही थी और डॉक्टर राजकुमार अपने फार्म हाउस में एक रूम में टीवी देख रहे थे। ये डकैत उनके घर में घुसा और बोला, वी वांट सर। भारी बारिश में ही ये डकैत डॉक्टर राजकुमार को अपने साथ जंगल में ले गया। इस डकैत को ये था कि अगर मैं बड़े लोगों को अरेस्ट करूंगा तो उसके बदले मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। इसने डॉक्टर राजकुमार को छोटे मोटे टाइम के लिए नहीं बल्कि पूरे 108 दिनों के लिए यानी कि 3.5 से ज्यादा महीनों के लिए अपने पास किडनैप करके रखा और फाइनली डॉक्टर राजकुमार को छोड़ने के बदले इस डकैत को 30 करोड़ रुपए मिले। सिमिलरली साल 2002 में कर्नाटका के एक मिनिस्टर एच नागप्पा को इस डकैत ने किडनैप किया और उनके घर से किडनैप करके उन्हें जंगल में ले गया। मिनिस्टर एच नागप्पा के बदले में इस डकैत ने अपने साथी डकैतों को जेल से छुड़वाने की डिमांड रखी। एच नागप्पा को अरेस्ट किए हुए ऑलरेडी काफी महीने हो चुके थे और फिर अचानक उनके घर पर एक कैसेट आती है। मिनिस्टर एच नागप्पा की फैमिली ने उस कैसेट को एक्सप्लोर किया तो पाया कि उसमें ये डकैत पूरा खुलासा करते हुए ये बता रहा है कि मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैंने एच नागप्पा को नहीं मरवाया। मिनिस्टर एच नागप्पा को जयाललिता ने मरवाया है। उसने बताया कि एक दिन पुलिस ने जंगल में आके उसकी गैंग पर हमला कर दिया और मिनिस्टर एच नागप्पा भी उनके साथ वहीं मौजूद थे। डकैत और उसके गैंग वालों ने मिनिस्टर एच नागप्पा को बचकर भागने के लिए बहुत कहा लेकिन वो वहीं खड़े रहे और पुलिस ने जो फायर्स किए उसमें से एक गोली मिनिस्टर एच नागप्पा को लग गई। फिर मैंने काफी दिनों तक इंतजार किया कि मिनिस्टर एच नागप्पा की डेथ को पुलिस वाले पब्लिकली अनाउंस करेंगे, लेकिन जब पुलिस वालों ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया तो मुझे अजीब लगा, इसलिए ये कैसेट मुझे मिनिस्टर एच नागप्पा के घर वालों तक भेजनी पड़ रही है। खैर, एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु साल 2002 में जयललिता पर पब्लिक और पॉलिटिकल प्रेशर बनने लगा कि ऐसा डकैत जिसने 120 से ज्यादा लोगों की जान ले ली हो इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स, जिसने 2000 से ज्यादा हाथियों को मारा हो, जिसने करोड़ों की लाल चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग की हो, वो आखिर इतने सारे क्राइम्स के बाद भी पकड़ा कैसे नहीं जा रहा। फाइनली इस डकैत को पकड़ने के लिए जयललिता ने एक एसटीएफ बनाई यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स। इस एसटीएफ का सिर्फ एक ही काम था, जिंदा या मुर्दा कैसे भी करके इस डकैत को पकड़ना है। मुद्दे की बात यह है कि ये एसटीएफ सच में इतनी स्पेशल इसलिए थी क्योंकि इस एसटीएफ को इस कहानी के हीरो आईपीएस के विजय कुमार लीड कर रहे थे। के विजय कुमार साल 1985 से 1990 के बीच देन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी का हिस्सा रह चुके थे। इस वीडियो में मैंने राजीव गांधी असैसिनेशन को डिटेल्ड 3D एनिमेशन के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जरूर देख लेना। खैर, एसटीएफ हाथ धोकर इस डकैत के पीछे पड़ गई। सबसे पहला काम इस एसटीएफ ने यह किया कि इस डकैत की गैंग के एक मेन गुर्गे को साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके अपनी तरफ कर लिया और उसे अपना इन्फॉर्मेंट बना लिया। अब इस डकैत को अपना इंटरव्यू देने का और अपने आप को पब्लिक को सामने रखने का बहुत ज्यादा शौक था। इसका यही शौक इसके ऊपर भारी पड़ गया। ध्यान से समझना कैसे। असल में एक दिन पुलिस स्टेशन में की गई एक मीटिंग में प्रोजेक्टर पर इस डकैत का इंटरव्यू चल रहा था और सभी पुलिस वाले इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि इसको कैसे पकड़ा जाए। यहाँ के विजय कुमार भी मौजूद थे। के विजय कुमार ने नोटिस किया कि ये डकैत जब लेटर पढ़ रहा था तो बार बार उसको आगे पीछे करके देख रहा था, यानी कि डेफिनेटली उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम थी जिससे उसे शब्द अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे थे। के विजय कुमार को यहाँ से एक आइडिया आया। उन्हें पता था कि इस डकैत का जंजाल जंगलों में तो इतना फैला हुआ है कि इसे जंगल में जाकर पकड़ना तो इम्पॉसिबल है ही, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसकी खराब आंखों का यूज करके कैसे भी करके इसे जंगल से बाहर लाया जाए। के विजय कुमार ने एक बहुत ही सोचा समझा और तगड़ा प्लान बनाया। इस डकैत की गैंग के कुछ गुर्गे जो विजय कुमार ने अपनी तरफ कर लिए थे, उनके थ्रू इस डकैत को उसकी आंखों का इलाज करवाने के लिए मनवा लिया। फाइनली ये डकैत
अपने गुर्गों पर विश्वास करके और अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए बाहर सिटी में जाकर इलाज करवाने के लिए मान जाता है। इलाज के लिए इस डकैत को धर्मापुरी से होते हुए सलेम आना था। क्योंकि यह सब कुछ एक प्लान था, तो असल में ना ही तो कोई हॉस्पिटल था और ना ही कोई एम्बुलेंस थी। ये एम्बुलेंस जो उस डकैत को लेने गई थी, ये भी एसटीएफ वालों ने ही अरेंज करवाई थी और इनफैक्ट इस एम्बुलेंस पर सलेम की स्पेलिंग भी गलत लिखी थी। गलती से सेलम लिखवा दिया था सलेम की जगह। इस एम्बुलेंस का नाम कुकून था, इसलिए इस डकैत को पकड़ने के पूरे इस प्लान का नाम भी ऑपरेशन कुकून रखा गया था। फाइनली जंगलों में से निकलकर ये एम्बुलेंस सिटी हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयार है और एम्बुलेंस रवाना हो उससे पहले ही आप समझ लो कि इसमें आगे जो ड्राइवर और को ड्राइवर बैठे हुए हैं वो तो एसटीएफ वाले हैं ही, और एम्बुलेंस में पीछे बैठा हुआ था वो डकैत और उसके 2 साथी। खैर, अब उस लोकेशन पर आ जाओ जहां पुलिस ने अपने पूरे प्लान को सक्सेसफुल किया। इस डकैत को खत्म करने का पुलिस के पास ये सबसे आखिरी और बेस्ट मौका था, इसलिए सारी तैयारियां एसटीएफ वालों ने पहले ही कर रखी थी। जिस रोड से होती हुई एम्बुलेंस कुकून आ रही थी, उस रोड के साइड में ही यहाँ पर एक छोटा सा स्कूल था। रोड को पूरी तरह से ब्लॉक करने के लिए एसटीएफ वालों ने गन्नों से भरा हुआ एक ट्रक लाकर यहाँ पर खड़ा कर दिया। इस लोकेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर एसटीएफ वालों ने पहले से ही एक ओमनी वैन पार्क कर रखी थी, ताकि जैसे ही एम्बुलेंस इसके बगल से गुजरे तो ओमनी वैन में मौजूद एसटीएफ वाले आगे मेन लोकेशंस पर खबर कर दें। मेन लोकेशन पर सिर्फ ट्रक ही नहीं बल्कि एसटीएफ वालों का एक व्हीकल और पार्क्ड था, और इन दोनों ही व्हीकल्स में से उतरकर सभी एसटीएफ वाले पहले से ही अपनी पोजीशन ले चुके थे। आपको इस ग्रीन कलर में सभी एसटीएफ वाले अपनी अपनी पोजीशंस पर ऑलरेडी दिख रहे होंगे, कुछ स्कूल की छत पर, कुछ खेत में, कुछ व्हीकल्स के आगे पीछे वगैरह वगैरह। बस फिर क्या था, एसटीएफ वालों ने जो सोचा था वही हुआ। रोड ब्लॉक्ड थी, इसलिए एम्बुलेंस वहां आकर रुक गई। एम्बुलेंस रुकते ही ड्राइवर और को ड्राइवर जो कि एसटीएफ वाले ही बंदे थे, दोनों उतरकर भाग गए। फिर एसटीएफ वालों ने एम्बुलेंस को पूरी तरह से घिर लिया। एसटीएफ वालों ने अनाउंसमेंट करके उस डकैत को वार्निंग दी और सरेंडर करने के लिए कहा। डकैत नहीं माना तो फिर वही हुआ जो एसटीएफ वाले पहले से ही सोच कर आए थे। सबने मिलकर एम्बुलेंस को ऐसा छलनी कर दिया कि टोटल 338 गोलियां चलाई और एम्बुलेंस के अंदर मौजूद वो डकैत और उसके दोनों साथी मारे गए। ये एक रियल इंसिडेंट था और शुरू में सब कुछ सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं ये पुष्पा मूवी की रियल स्टोरी तो नहीं है, एंड द आंसर इज नो। ये साउथ इंडिया के सबसे बड़े डकैत वीरप्पन की रियल स्टोरी थी। वो बात अलग है कि मूवी रिलीज होने के बाद में काफी लोगों ने इस बात को क्लेम किया कि पुष्पा मूवी वीरप्पन की लाइफ पर बनी हुई है। वही ड्रेसिंग, वही स्मगलिंग के केसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनफैक्ट आंध्र प्रदेश फॉरेस्टर्स ने तो पुष्पा मूवी के खिलाफ विरोध भी किया था, ये बोलते हुए कि वीरप्पन ने समाज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और उसके कामों को यंगस्टर्स के सामने पुष्पा मूवी के थ्रू हीरोइक तरीके से प्रेजेंट करने से सोसाइटी में एक बहुत ही गलत मैसेज जाता है। अब पर्सनली मेरे लिए एक सवाल जिसने काफी लंबे समय तक मेरे दिमाग के अंदर घर बनाया वो ये था कि भले ही पुष्पा मूवी की स्टोरी हो या फिर वीरप्पन की स्टोरी हो, ये लाल चंदन की लकड़ी में ऐसा क्या है कि उसकी इतनी ज्यादा स्मगलिंग होती है और सब के सब हद मार के उसके पीछे पड़े हुए हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लाल चंदन की लकड़ी सेक्सुअल डिजायर बढ़ाने में हेल्प करती है, लेकिन सिर्फ ये एक रीजन नहीं है इसकी डिमांड के पीछे। बाकी रीजंस को भी अपन समझें उससे पहले आप ये समझो कि ये लाल चंदन की लकड़ी का एक लॉग है। पूरी धरती पर ये पेड़ मेजरली साउथ इंडिया में ही शेषाचलम के जंगलों में पाए जाते हैं। इंडिया लाल चंदन के पेड़ों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और हजारों करोड़ों का माल एक्सपोर्ट करता है। ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि धरती पर उगने वाला ये लाल चंदन सोने से कम नहीं है। पहले तो ये समझो कि इस पूरे लॉक की ही इक्वल डिमांड नहीं है। ये जो आउटर पोर्शन है ये तो बार्क है, इसके अलावा 2 मेन पोर्शंस और हैं। अंदर ये जो ऑफ व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है इसे बोला जाता है सैपवुड, और ये जो अंदर लाल कलर का आपको दिख रहा है इसे बोला जाता है हार्टवुड। बस ये हार्टवुड ही मेन चीज है, यही ज्यादा बिकती है, इसकी ही डिमांड है। हार्टवुड की ये सिर्फ 15 से 23 सेंटीमीटर की गर्थ बनने में ही, यानी कि सिर्फ इतनी सी चौड़ाई बनने में ही 18 साल लग जाते हैं। सिर्फ पिछले कुछ सालों में ही नहीं बल्कि सदियों से ही लाल चंदन के पेड़ की डिमांड रही है। साल 1792 में टीपू सुल्तान ने इस पेड़ को रॉयल ट्री का नाम दिया था। लाल चंदन के पेड़ में बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं। लाल चंदन की लकड़ी जापान और चाइना में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में भी काम आती है। लाल चंदन की लकड़ी एक्सपेंसिव फर्नीचर्स बनाने में भी यूज आ जाती है। लाल चंदन की लकड़ी से बनी हुई एक चेयर 10 लाख रुपए की पड़ती है। लाल चंदन की लकड़ी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। डायरिया, लीवर की बीमारी और खून की बीमारियों की दवाइयों में भी यूज होता है। लाल चंदन का यूज एफ्रोडीसियक्स में भी होता है। एफ्रोडीसियक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाने या स्टिमुलेट करने में मदद करे। लाल चंदन की लकड़ी स्किन स्मूथ बनाती है, पिंपल्स को ठीक करने में, जले हुए को ठीक करने में, एक्ने या स्कार्स के केस एक्सेट्रा में काफी यूजफुल रहती है। लाल चंदन की लकड़ी को यूरोपियन मेडिसिन में कलरिंग एजेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। लाल चंदन की लकड़ी का यूज एंशिएंट इजिप्शियंस डेड बॉडीज के ऊपर भी करते थे। वो लोग डेड बॉडीज पर लाल चंदन का लेप मल देते थे ताकि बॉडी जल्दी से सड़े ना। लाल चंदन की लकड़ी का वन ऑफ द मेन यूज परफ्यूम्स में होता है। इसमें एरोमेटिक प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से परफ्यूम इंडस्ट्री में इसकी काफी डिमांड है। लाल चंदन की लकड़ी कार्विंग्स और डेकोरेटिव आइटम्स में भी काफी ज्यादा यूज होती है और आप देख पा रहे हो कि काफी हाई रेट पर बिकता है इसका माल। लाल चंदन की लकड़ी का यूज माला बनाने में भी होता है। लाल चंदन की लकड़ी से बनी हुई माला आपको यहाँ 985 रुपए में दिख रही होगी और वहीं जो नॉर्मल माला होती है वो 50 से 100 रुपए में ही आ जाती है। लाल चंदन की लकड़ी का यूज धूप बत्ती और अगरबत्ती में तो होता ही है, इसके अलावा हिंदू धर्म में भगवान की मूर्ति पर भी इसका लेप लगाया जाता है। होपफुली अब तक आप समझ चुके होंगे कि इतनी सारी लाल चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग की कहानियां क्यों हैं इंडिया में। इसका सप्लाई डिमांड रेशियो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। एक पेड़ को रेडी होने में 20-30 साल लग रहे हैं, इसलिए सप्लाई तो कम है लेकिन इस लकड़ी के फायदे इतने ज्यादा हैं, इसलिए डिमांड ज्यादा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सिर्फ 1 टन की लाल चंदन की लकड़ी की कीमत 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक पड़ जाती है। खैर, इस 3D एनिमेटेड वीडियो में मैंने बताया है कि सर रतन टाटा को स्कूल छोड़ने और लेने जो रोल्स रॉयस आती थी वो कभी भी उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते थे। क्लिक